नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो इस टॉपिक को हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं, 2 सेशन से हम इसे पढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने अभी तक आपको पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं और साथ ही संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का पद परिचय और विशेषण शब्दों का पद परिचय किस तरह से दिया जाता है ये हमने पढ़ लिया। तो लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था विशेषण शब्द का पद परिचय। तो आप सभी ने उसको नोट किया होगा, कॉपी में सॉल्व भी किया होगा। तो एक बार रिवाइज करेंगे और बाकी फिर अपने टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो पद परिचय में हम यहाँ पर अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि हम पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय के आवश्यक पहलू, संज्ञा शब्द के पद परिचय, सर्वनाम शब्द के पद परिचय एवं विशेषण शब्द के पद परिचय हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि पद परिचय आपका एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कि जिसमें आपके सारे कॉमन टॉपिक्स, जैसे अगर आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और ये सारी चीजें, लिंग, वचन, पुरुष, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप सर्वनाम शब्द का पद परिचय दे रहे हैं तो सर्वनाम शब्द के लिए भी सेम चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं कि आपको सर्वनाम के जितने भी भेद हैं, ठीक है, और सर्वनाम के भेदों के साथ साथ पुरुष, क्योंकि जो आपका ये सर्वनाम शब्द है इसमें आपका सर्वनाम के साथ जो पुरुष यानी कि सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें आपको बताया जाता है कि ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये अन्य पुरुष है। यानी कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें कहते हैं कि एक वक्ता के लिए यानी कि बोलने वाले के लिए, एक श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए और एक अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए। ठीक है, तो 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पुरुष भी ज्ञात होना चाहिए कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक है या मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, उसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। तो ये सभी को क्लियर हो गया था। और इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था होमवर्क के लिए। मैंने आपसे कहा था कि लिखकर लाइएगा, मैं जनकपुरी में रहती हूं। और देखिए, ये मैंने आपको इसीलिए भी यहाँ पर क्लियर किया था कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दे दिया था और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ। तो जिस बच्चे ने ये होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है, यानी कि उसको समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे विशेषण। तो विशेषण शब्द का पद परिचय हमें यहाँ पर देना था और उसके लिए भी मैंने आपको सारे जितने भी विशेषण के भेद होते हैं, क्योंकि सारी चीजें हैं तो सभी चीजों का आपने सभी चीजों को एक बार रिवाइज भी करना है। तो विशेषण शब्द के भी जितने पद भेद थे वो भी मैंने आपको सारे यहाँ पर क्लियर किए थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। और इसमें भी मैंने आपको एक चीज और क्लियर की थी कि जो आपका गुणवाचक विशेषण है उसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम के रंग, गुण, दोष, आकार, आकृति और रंग और साथ ही उसकी दशा, उसकी अवस्था आदि जो चीजें हैं उनका बोध यहाँ पर होता है। उसके बाद मैंने बताया कि संख्यावाचक में क्या होता है। तो संख्यावाचक में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 10, ठीक है, 10 रुपए, तो 10 रुपए जो है 10 वो क्या है, संख्या है, नंबर। और इसमें मैंने आपको बताया कि 10 रुपए के अलावा जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको संख्यावाचक में 2 तरह के आपके सर्वनाम विशेषण शब्द आते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कुछ लोग कह दूं
तो फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखवाई है मैंने आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने नोट कर रखी हैं अपनी नोटबुक में। और उसके बाद मैंने तीसरा आपको यहाँ पर बताया था कि अनिश्चित। तो अनिश्चित में जैसे मैंने आपको बताया कुछ, और निश्चित में मैंने बताया फिक्स, जैसे आपका 10 रुपए जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित नहीं है। और उसके बाद तीसरा था यहाँ पर परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ मैंने आपको बताया था मात्रा, जहां पर मात्रा का बोध हो, जैसे 1 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 4 किलो टमाटर, ठीक है, जहां पर संख्या, जहां पर मात्रा का बोध हो, किलो, ठीक है, और आधा मीटर कपड़ा, ठीक है, और 1 मीटर, 4 मीटर साड़ी। तो जहां पर हम मात्रा की बात करें उसे हम कहेंगे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें भी दो मैंने आपको बताया था, निश्चित परिमाण, जैसे मैंने कहा 1 किलो चीनी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि कुछ, या अगर मैं आपको कह दूं आज मैंने बहुत खा लिया, ठीक है, आज मैंने बहुत खा लिया, तो बहुत खा लिया में जो बहुत शब्द है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इस तरह से अगला भी मैंने आपको बताया था सर्वनामिक विशेषण। तो अगला मैंने आपको बताया था सर्वनामिक विशेषण, तो जिसमें मैंने कहा था कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये था विशेषण। और इसमें भी मैंने आपको होमवर्क में एक यहाँ पर वाक्य दिया था कि आप यहाँ पर पढ़कर आएंगे, देखकर आएंगे कि विशेषण शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं। और आपका होमवर्क था सुदीप बहुत मेहनती है, सुदीप बहुत मेहनती है। तो ये मैंने आपको दिया था कि आप विशेषण शब्द का पद परिचय देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। सभी बच्चों ने होमवर्क किया है, नोट किया है ये। चलिए, तो 3 पद परिचय अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। और देखिए इसमें अभी तक जितने भी इस तरह के शब्द आते हैं विशेषण शब्द, वो सारे सबका आपको पद परिचय देना आना चाहिए। और तभी आएगा जब तक आपको उसके भेद क्लियर नहीं होंगे। आपको भेद क्लियर करने हैं उसके, ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है क्रिया का पद परिचय, ठीक है। उसके बाद अगला है क्रिया का पद परिचय, या अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय, ठीक है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, और पहले क्रिया का पद परिचय दे देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्रिया विशेषण। क्योंकि क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए आपको क्रिया का पद परिचय पता होना चाहिए, क्रिया किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम यहाँ पर क्रिया का पद परिचय देते हैं। सेम चीजें अब आप देखेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ है, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्या है, सकर्मक और अकर्मक क्या है, ये आपकी क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्या है, ये क्रिया है। यानी कि अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्रिया शब्द छांटना आना चाहिए कि क्रिया क्या है। तो देखिए हमने कहा किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, कि जो किसी काम के का करने या होने का बोध कराता है वो क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा मोर नाच रहा है, सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है, ठीक है, नेहा ने चावल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके लास्ट में जितने भी हमारे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि वो सारे आपके क्रिया हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक वाक्य दिया गया है, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम नहीं मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्रिया का पद परिचय देना है। और देखिए क्रिया का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले क्रिया छांटना और उसके बाद क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आपके सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं।
तो यहाँ पर विशेषण का पद परिचय जाना था। अब क्रिया के बारे में जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से दो भेद होते हैं? देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं मुख्य रूप से वो हैं आपके, एक है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तभी आप भेद बता पाएंगे, तभी आप पद परिचय दे पाएंगे, क्योंकि क्रिया शब्द है और अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सी क्रिया है तो कैसे आप उसके भेद को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते वो क्या होते हैं? अकर्मक। ठीक है, अ का अर्थ है बिना, कर्मक का अर्थ है कर्म के। ठीक है, अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के। ठीक है, तो जो क्रिया बिना कर्म के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी क्रिया, अकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप प्रश्न करेंगे, आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और जब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने कहा मोहन हंस रहा है या पिताजी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो शब्द हैं, देखिए ये जो आपके शब्द हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर बता दूं, मोहन हंस रहा है। ठीक है, हमने कहा ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जो वाक्य, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहन हंस रहा है, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, नेहा सो रही है, तो इन सभी जो जितनी भी क्रियाएं हैं इसमें आपके कर्ता कौन है? जैसे मैंने कहा मोहन हंस रहा है, तो कर्ता कौन है? मोहन है। काम कौन कर रहा है? हंसने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब तो करता है, लेकिन इनमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, इनमें कोई कर्म नहीं है। यहाँ पर क्रियाओं का जो फल है वो सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मोहन क्या है? पुल्लिंग है, पता है ना ये चीजें? मोहन क्या है? पुल्लिंग है। और आप क्रिया को देखेंगे तो क्रिया भी आपका पुल्लिंग है। मोहन आपका एक वचन है तो आप देखेंगे क्रिया भी आपका एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि जहां पर जो क्रिया है उसका सीधा सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा हो, क्रिया का सीधा सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म वहां पर नहीं हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहां पर हमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? यानी कि जहां पर कर्म नहीं होता उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, जहां पर कर्म नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखूं, चिड़िया उड़ रही है,
देखिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ यहीं पर इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, क्रिया टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन ये केवल क्योंकि यहाँ पर हम पद परिचय दे रहे हैं तो यहाँ पर याद होना जरूरी है सारे टॉपिक्स और सभी के भेद, तो इसीलिए केवल यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी कर्म नहीं है, क्रिया का जो सीधा सीधा फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। चिड़िया क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया जो है एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, ठीक है। तो आप क्लियर तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है उसका सीधा फल कर्म कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया। यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो फिर ये इसीलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि मोहन हंस रहा है, अगर मैं इसी को लिख दूं मोहन पढ़ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, मोहन पढ़ रहा है, अगर मैं इसी को लिख दूं तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि मोहन यानी कि कर्ता है और रहा है आपकी क्रिया है, और इसीलिए क्रिया का सीधा फल कर्ता पड़ रहा है। मोहन पुल्लिंग है इसीलिए क्रिया पुल्लिंग है, मोहन एक वचन है इसीलिए क्रिया भी एक वचन है। लेकिन अब आपको अकर्मक क्रिया समझ आ गई होगी, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कहा जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते उन्हें अकर्मक कहते हैं, और साथ ही सकर्मक, मैंने क्लियर करवाया ना कि अ मतलब बिना, स मतलब साथ, कर्मक कर्म के, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, वो अकर्मक था, ये सकर्मक है। सकर्मक यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है। अब देखेंगे आप, ठीक है, अपेक्षा होती है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, मैं आपको एक सरल सा एग्जाम्पल दूंगी। इससे पहले हमने लिखा था मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, और इसको मैंने आपको बताया कि ये आपकी अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने कहा मोहन पढ़ रहा है और मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे ही बहुत सारे, अगर मैं वाक्य लिखूं प्रणव लिख रहा है, ठीक है, और प्रणव ने पत्र लिखा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के बहुत सारे जो वाक्य हैं, जैसे नेहा टीवी देख रही है, अभी हमने यहाँ पर कहा कि नेहा सो रही है, ठीक है, तो नेहा सो रही है। अभी इससे पहले हमने क्या कहा, नेहा सो रही है, ये वाक्य बताया ना मैंने आपको, नेहा सो रही है, तो ये भी आपका आकर्मक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं नेहा टीवी देख रही है, नेहा टीवी देख रही है, तो अब यहाँ पर पढ़ रहा है, देख रही है, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं क्यों है, क्योंकि इनके पास कर्म है, इनके पास क्या है, कर्म है। क्या है कर्म, जैसे अगर यहाँ पर कहा मोहन पढ़ रहा है, तो उत्तर हमें नहीं मिलेगा मोहन क्या पढ़ रहा है, नहीं उत्तर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रश्न करेंगे
कि मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक क्या है यहाँ पर, कर्म है, इसीलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसीलिए ये क्या है आपकी, सकर्मक क्रिया है, यानी कि यहाँ पर कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो नेहा टीवी देख रही है। नेहा क्या कर रही है या क्या देख रही है, तो आप उत्तर देंगे कि टीवी देख रही है। तो अब इन क्रियाओं के साथ यहाँ पर कर्म भी उपस्थित है। अभी तक इन क्रियाओं में कर्म उपस्थित नहीं था, इसीलिए ये अकर्मक क्रियाएं थी, और अब इन क्रियाओं में कर्म उपस्थित है, इसीलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, कार्य भले ही, जैसे मैंने कहा कि आयुष पुस्तक पढ़ रहा है और प्रणव ने पत्र लिखा, या नेहा टीवी देख रही है, तो यहाँ पर पढ़ने का, देखने का, लिखने का कार्य जो अलग अलग है, जैसे वो कर रहा है प्रणव, और आपका मोहन, और आपका नेहा और प्रणव। ठीक है, तो ये सब क्या है, करता है, लेकिन इनका फल किस पर आ रहा है, इनका फल पड़ रहा है कर्म पर। यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल वही कहा कि क्या, किसे, किसको आदि, हमने इस तरह के, अगर हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे इस तरह का शब्द लगाकर, तो हमें उत्तर मिल जाएगा, और जब हमें उत्तर मिल जाएगा तो इसका मतलब वो आपकी सकर्मक क्रिया है। तो क्लियर हुआ यहाँ पर, क्रिया क्लियर हुई, यहाँ पर दोनों भेद क्लियर हुए। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म होते हैं, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, या जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते, जिन क्रियाओं की। तो ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, और देखिए ये अब हम आगे जाकर इसको क्लियर करते हैं, और इसी से हम उनका पद परिचय जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, सबसे पहले क्रिया के भेद बताने हैं कि वो आपकी अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है कि क्रिया आपकी अकर्मक है या सकर्मक है। फिर आपको लिंग बताना है, क्रिया का लिंग क्या है। ठीक है, आपको वचन बताना है कि क्रिया का वचन क्या है। फिर आपको पुरुष बताना है, ठीक है, कि पुरुष क्या है। और फिर आपको बताना है धातु। और मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्लियर किया था कि इसमें धातु किसे कहते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि धातु किसे कहते हैं। जिस बच्चे ने क्रिया टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वहां पर लिखवाया है धातु, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, फिर से बता देती हूँ यहाँ पर। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए ये मूल रूप क्या होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा केवल जो वो सेशन, उन्हीं को ये याद होगा अच्छे से। और क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैंने वहां पर क्लियर किया है कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर की गई हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा पुरुष बताना है, ठीक है, तो पुरुष तो आपको पता है कि कैसे आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे धातु बताना है, तो धातु के लिए क्या है, धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए धातु, जैसे मैंने आपको कहा पढ़ना, लिखना, चलना, ठीक है, सोना, जाना, खाना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है।
जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। लेकिन मैंने कहा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी कि जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे क्या बताया, पढ़ना अगर कह रहे हैं तो पढ़ शब्द जो है वो क्या है, धातु है। लिखना में लिख शब्द जो है धातु है। सोना में सो शब्द धातु है। चलना में चल शब्द धातु है। जाना में ना शब्द धातु है। जा शब्द धातु है। खाना में खा शब्द धातु है। गाना में गा शब्द धातु है। यानी कि ये क्रिया का मूल रूप है। अगर आप पढ़ शब्द में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा पढ़ना। अगर आप लिख शब्द में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा लिखना। यदि आप चल शब्द पर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा चलना। यदि आप सो शब्द में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सोना। खा शब्द में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा खाना। इसी तरह से गा शब्द में अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा गाना। ठीक है, तो ये आपके प्रत्यय हैं। और जो लिख है, पढ़ है, चल है, सो है, जा है, खा है, गा है, ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या है, क्रिया के मूल रूप है। यानी कि ये धातु कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और फिर वाच्य प्रयोग, यहाँ पर कौन सा जो वाच्य है वो बताएंगे। देखिए वाच्य भी आपका एक अलग से टॉपिक है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम पढ़ एक टॉपिक रहे हैं लेकिन उससे कितने सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। तो इसीलिए अगर आप व्याकरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको भाषा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अच्छे से लिखना पढ़ना समझ जाते हैं, आप अच्छे से जान जाते हैं। तो देखिए क्रिया, और उसके बाद कर्ता क्या है और कर्म क्या है वो भी आपने यहाँ पर क्लियर करना है। तो एक क्रिया का पद परिचय देने के लिए आपको इतनी सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पद परिचय टॉपिक को आप आसान ना समझें और बस उसके लिए आप सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके लगातार रोज घर पर पढ़ें। अब देखिए, तो शुरू एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर हमें दिया है कि हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम न मिला। हम बाग में गए परंतु वहां पर कोई आम न मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो पद हमने पद परिचय देना है वो है शब्द मिला। वो हमने किसका पद परिचय देना है, मिला। ठीक है, मिला में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे या अगर हम इसमें जो आ प्रत्यय लगा हुआ है उसको हटा देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा धातु। ठीक है, तो देखिए बाग में गए परंतु वहां कोई आम न मिला। तो शुरू से देखते हैं, यहां पर हम बताएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। ठीक है, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम न मिला। ठीक है, आम न मिला यानी कि हम बाग में क्या करने गए थे, आम लेने गए थे। और आम ही क्या है, इसमें कर्म है। आम ही इसमें क्या है, कर्म है। हम आम लेने गए थे तो आम हमारा कर्म है। हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। तो सबसे पहले जब हम क्रिया का भेद बताएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया। शब्द का पद परिचय दे रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रिया। और कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म उपस्थित है। यहाँ पर कर्म जो है आपका अवेलेबल है, तो इसीलिए यह है आपकी सकर्मक क्रिया। और फिर देखेंगे मिला शब्द को। अगर यही मिली होता तो ये स्त्रीलिंग शब्द होता, लेकिन यहाँ पर मिला शब्द है इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर हमने मिले, ठीक है, बहुत सारे आम मिले तो वो बहुवचन हो जाता, लेकिन आम न मिला, एक भी नहीं मिला, यानी कि ये एक वचन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर बतानी है धातु। तो धातु क्या है, मिल। धातु क्या है, ये मिल। इसमें हमने क्या जोड़ा है, आ प्रत्यय जोड़ा है, तो इसीलिए क्या हो गया है, मिला। ठीक है, धातु है आपका मिल, समझ आ रहा है, धातु है आपका मिल।
उसके बाद धातु भूतकाल निश्चयार्थ कर्तरी प्रयोग, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, एक और आपको उदाहरण देती हूँ, उसको आप घर से लिख कर लाएंगे या एक तरह से आप कोशिश करेंगे लिखने की, खुद से उसका आप एग्जाम्पल पूरा व्याकरणिक जो परिचय है यानी कि पद परिचय देना आप सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक वाक्य, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बच्चे गेंद खेलते हैं, बच्चे गेंद खेलते हैं। अब आपने यहाँ पर बताना है कि ये क्या है, क्या कैसे आप इसका पद परिचय देंगे। बच्चे गेंद खेलते हैं, मैं क्रिया का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इसमें क्रिया क्या है। बच्चे गेंद खेलते हैं, मैं खेलते हैं का आपने पद परिचय देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। कैसे देंगे पद परिचय, सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया का भेद। आपको पता है कि क्रिया क्या है, उसको आप अलग लिख लेंगे, खेलते हैं शब्द को आप अलग लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक। अगर मैं केवल कहूं कि बच्चे खेलते हैं, अगर मैं केवल कहूं कि बच्चे खेलते हैं, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कोई भी कर्म जो है उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे गेंद खेलते हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बच्चे गेंद खेलते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कर्म उपस्थित है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि कर्म उपस्थित है, इसीलिए ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। खेलते हैं तो एक तरह से यहां पर ये पुल्लिंग शब्द है, खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं। अगर आपको लिंग बताना है तो आप लिखेंगे ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद वचन आप बताएंगे तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चे, बच्चा नहीं लिखा हुआ है, बच्चे लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका बहुवचन है क्योंकि खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है, आपने यहाँ पर क्या बताना है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, करता है, बच्चे क्या है, करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है, इसीलिए आप इसको घर पर एक बार, ये आपका होमवर्क है, प्रॉपर तरीके से इसको लिख कर लाएंगे। और उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि किस तरह से हम क्रिया विशेषण का पद परिचय देंगे, संबंध बोधक का पद परिचय देंगे और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक का। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो इसीलिए आपके लिए एक तरह से सही भी है कि आपको सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो घर पर जाकर जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसके लिए क्रिया विशेषण जरूर पढ़कर आए, और जो कुछ भी आज होमवर्क दिया है उससे करें घर पर। और कोई भी डाउट अभी तक आपका संज्ञा के पद परिचय में, सर्वनाम के पद परिचय में, क्रिया के पद परिचय में, विशेषण के पद परिचय में कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।